पर नजर डालते हैं कि आखिरकार क्या अंता में हो रहा है। इसे लेकर कई सवाल है कि 8 दिन बाकी है, क्या है आखिर अंता में जीत का फैक्टर, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस अपने अपने मजबूती को लेकर के लगातार जुटे हुए हैं। सवाल नंबर 2 कि लोकल मुद्दे हावी या जातीय समीकरण, क्योंकि ये पूरा चुनाव जो है वो त्रिकोणीय शुरुआत से ही देखा जा रहा था और अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार जो गति पकड़ रहा है उसके बाद ये सवाल उठा है कि अब क्या स्थिति है, उस पर भी जानेंगे। सवाल नंबर 3 ये कि निर्दलीय नरेश मीणा का असर कितना है। नरेश मीणा बाकायदा अपना घोषणा पत्र भी जारी कर चुके हैं कि आखिर वे जीते तो क्या करवाएंगे। बीजेपी कांग्रेस पर लगातार वार कर रहे हैं, ऐसे में नरेश मीणा का कितना असर है अंता की धरती पर, जमीनी असर कितना है, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी सवाल करेंगे। और आज इसी पर हम बात करें उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आज के मेहमानों से परिचय करवा दूं आपका। हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। जैमिनी साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी की अंता में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि अभी उधर राजे का इंतजार हो रहा है, इधर पायलट गहलोत का इंतजार हो रहा है। डोटासरा जी कह रहे हैं कि बीजेपी तो पहले ही हार मान चुकी है। वो निश्चित रूप से ट्रायंगल हो चुका है जी। अब इसमें एक बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि वहां के स्थानीय जो नेता हैं उनमें चाहे हीरालाल नागर हो, चाहे मदन दिलावर हो या प्रताप सिंह सिंघवी हो, इसके बीच में वहां के सांसद दुष्यंत कुमार का ये बयान कि ये मेरी कर्म भूमि ये मेरी कर्म भूमि है, धौलपुर मेरी जन्मभूमि है, जिनको आना है वो आ जाएं। और वसुंधरा राजे अब 3 दिन के लिए वहां जा रही है। अगर वसुंधरा राजे वहां जाती है और आज जो नरेश मीणा के समर्थकों ने एक दृश्य पैदा किया वो शायद ये बताता है कि नेताओं को अपनी जुबान संभाल कर बोलनी चाहिए। जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा को घेर कर कहा कि मौर्या बुला देंगे और ये जो बार बार पर्ची की बात कहते हैं वो तमाम जवाब देने पड़ेंगे। अब सारा डिपेंड करेगा नरेश को कितने वोट आते हैं। अगर नरेश मीणा को वोट 30,000 के लगभग आते जो कांग्रेसी कह रहे हैं तो फिर कांग्रेस फायदे में रहेगी, लेकिन अगर 50,000 के ऊपर हो जाते हैं जैसा हमने देवली उनियारा में देखा तो रायता ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सचिन पायलट का भी प्रोग्राम आया नहीं है और अशोक गहलोत कब जाते हैं। ये बीजेपी के लिए एक चुनौती का विषय है कि मुख्यमंत्री जी कब जाएंगे। जो मदन राठौड़ जी ने हालांकि एक ऑफर दे दिया कि हम मंत्री बना देंगे, लेकिन जो सबसे अहम है कि वसुंधरा राजे जी ने, मुझे लगता है कि इस सीट को अपने दिल पर ले लिया है और यहाँ के हार जीत खिलाफ वसुंधरा राजे जी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि मोरपाल सुमन पूरी तरह मैडम का कैंडिडेट है। और जिस हिसाब से किरोड़ीलाल मीणा जी का आज बर्थडे भी है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि जब मुझे पार्टी कहेगी तब जाऊंगा। और नरेश मीणा ने एक बड़ी चाल कर ली है कि आज उन्होंने एक फोटो डाली है सोशल मीडिया में जिसमें वो किरोड़ीलाल जी को उनको मुंह से मिठाई खिला रहे हैं, यानी अपने मुंह से हाथ से मिठाई खिलाते हुए बधाई दे रहे हैं। तो ये एक फोटो क्या एंगल दर्शाता है। तो कुल मिलाकर अंता का रण बहुत टाइट है। अब सचिन पायलट जाते हैं या नहीं जाते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल जमीनी साहब, मैं वापस आ रहा हूं आपके साथ पास में। जी, अशोक गहलोत कब जाते, बहुत टाइट है। बिल्कुल। और इम्पोर्टेंट चीज ये है जी इम्पोर्टेंट, मैं आता हूं वापस से। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, अभी इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं अंता के उपचुनाव को, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने जीत के दावे हैं और बीच में है नरेश मीणा जो दोनों पर प्रहार कर रहे हैं और खुद की जीत का दावा भी लगातार करते आ रहे हैं। बाकायदा उन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया। हेमंत जी, नरेश मीणा जब चुनाव लड़ने उतरे ना तो एक सिंपैथी उनके साथ हो गई थी, लेकिन अब कैसा आचरण, कैसा व्यवहार उनका रहता है जनता उसको भी आकलन करेगी। लेकिन इस चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। प्रमोद जैन भाई चुनाव हार गए, हार भी जाते हैं कुछ अंतर से, तो ये रहेगा जनरल फिनोमेना है भाई, जिसकी सरकार है वो उपचुनाव जीतती है। लेकिन अगर बीजेपी हारती है तो वसुंधरा जी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय की सरकार है, आजाद भारत के जब से राजस्थान में चुनाव हुए, चुनावी राजनीति हुई, उसके बाद से सबसे फेल्योर सरकार नजर आती है। किसी को सरकार ही नजर नहीं आ रही। इसमें हो सकता है लक्ष्मीकांत जी को अच्छा नहीं लगे बीजेपी वालों को, लेकिन जो सत्यता है वो मैं आपको बता रहा हूँ
लेकिन जो त्रिकोणीय संघर्ष हो गया, इसमें नरेश मीणा भी जीत सकते हैं, भाया भी जीत सकते हैं, बीजेपी का कैंडिडेट भी जीत सकता है। पर आपने एक चीज नोट करी, मदन राठौड़ जी का आपने दिखाया, उन्होंने कहा वसुंधरा जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो वसुंधरा जी पे ही सारा, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, सारा चुनाव वसुंधरा जी का इलाका है, उनके बेटे वहां से सांसद है, तो उनकी राजनीति पे ही असर पड़ेगा। अगर हारती है तो जो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें पहले ही केंद्र से उनकी खींचतानी चल रही, फिर और ज्यादा हो जाएगी, भाई आप जिता नहीं पाए। और अगर जिता के लाती है तो उनमें ज्यादा जोश उत्पन्न होगा कि भाई प्रभाव तो और मेरा ही है। और ये बात सत्यता है कि वसुंधरा जी का, अशोक गहलोत जी का प्रदेश व्यापी हो रहा है। और सचिन पायलट, अशोक गहलोत के अगर दौरे होते हैं जिनका वोटर्स पे इन्फ्लुएंस भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो पैदा होगी। और कब होते हैं ये प्रश्न चिन्ह है कि अब 7-8 दिन रह गए, अभी तक ये बड़े नेता आए क्यों नहीं है, ये इस पे डिपेंड करेगा। और अशोक गहलोत का भी प्रभाव तो ही देखिए, हम किस तो चीज क्यों की नहीं आए बुराई या अब तक अच्छाई फिर? कर नहीं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो प्रश्न चिन्ह हो सकता है बिहार में बिजी थे, लेकिन यहाँ जयपुर भी आए थे, सबसे मिल भी रहे थे, तो वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा, तीन का और राजस्थान का बड़ा ठीक है। हो रहा है, चेहरा है, तो वोटर्स को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जब तक वहां वो रण में उतरेंगे तीनों जने, जब वहां थोड़ी सी स्थिति साफ होगी। पर अभी त्रिकोणीय संघर्ष तो अभी बना हुआ है, और सारी पार्टियां मजबूती से लग रही हैं, नरेश मीणा के समर्थक भी लग रहे हैं जहां से रिपोर्ट आ रही। तो अभी वोटर्स देख रहे होंगे कि किसको वोट देना है, फिर जो वोटिंग पैटर्न और वोटिंग जो परसेंटेज आएगी, उससे अपन आकलन कर सकते हैं किस इलाके में किस जाति के ज्यादा वोट पड़े, उसके बाद ज्यादा स्थिति साफ होगी। आज का परसेप्शन तो यही है कि तीनों में ठीक है, संघर्ष चल रहा है तारिक और साहब तो बड़े नेता लगातार नहीं आ रहे। वहां पर लगे हुए हैं अंता में, चुनाव प्रचार में अभी इस वक्त शायद गए हुए हैं पारिक साहब। पारिक साहब, धरातल पर कैसा माहौल है बीजेपी को लेकर? देखिए, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी पक्ष पूरा माहौल है। वर्तमान में एक नारा यहाँ पर गूंज रहा है, भाया रे भाया खूब खाया, गांव का गांव खाया। ये नारा इस हाड़ौती की आंचल के इस अंत बेल्ट में, 12 बेल्ट में लगातार गूंज रहा है, हर व्यक्ति की जबान पर है। और ये इस बात को साबित करता है कि भाया जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, वे भारी भ्रष्टाचार के अंदर व्याप्त है। उनके खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी SLP खारिज कर चुकी है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो मोरपाल सुमन, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं है, एक सरल सौम्य और शालीन व्यक्ति है, जिसने अपने जीवन के छोटे से लेकर के बड़े तक के 9 चुनाव वो व्यक्ति लड़ चुका है लगभग। उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ कहने के लिए वहां पर कांग्रेस सहित किसी भी दल के पास कोई शब्द नहीं है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सांसद जो लगातार 5 बार से सांसद है, उसके पहले सम्मानीय वसुंधरा जी यहाँ पर सांसद थी, वे लगातार सक्रियता के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। जनता के सर सुख दुख के अंदर हमारे दुष्यंत जी जिस प्रकार से जुड़े रहते हैं, उसका प्रभाव भी यहाँ पर है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया विकास के काम, युवाओं के लिए निकाले गए रोजगार के नौकरियां, उनको प्राप्त दी गई रोजगार, साथ ही साथ ऑनलाइन गिरदावरी जैसे विषयों को लेकर भी जनता के बीच चर्चा है कि माननीय भजनलाल जी ने सम्मानीय वसुंधरा जी की राष्ट्रीय योजना हो, जैसा अन्नपूर्णा योजना हो, ये सम्मानीय वसुंधरा जी की भामाशाह योजना हो, इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो लोगों को लगने लगा है कि वसुंधरा जी के काम को जो अशोक गहलोत ने पिछले 5 वर्षों ठप कर दिया था, उस काम को कोई आगे बढ़ाया तो राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री, भागीरथी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़ा रहा है। यहाँ पर ERCP का जो राम सेतु का मुद्दा भी गंभीर है। उसके लिए लोग कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के नेता माननीय अशोक गहलोत और कमलनाथ ने जो महापाप किया था, उस पाप को धोने का काम किसी ने किया तो सम्मानीय भजनलाल जी शर्मा ने किया है। और ERCP का सबसे ज्यादा फायदा, राम सेतु का सबसे ज्यादा फायदा जो मिलने वाला है, आप कह रहे हैं ERCP का मुद्दा भी इस बार चुनाव में है, लोगों के बीच में, जनता में? देखिए, लोगों को लग रहा है कि अशोक गहलोत तो महापाप किया था, और जब अशोक गहलोत के महापाप को धोने का काम किसी ने किया है, तो राजस्थान की जनता को लगने लगा कि भागीरथी प्रयास के भजनलाल शर्मा ने किया। तो बात तो बिल्कुल स्पष्टता के साथ है। साथ ही साथ जिस प्रकार से सोयाबीन पर ये MSP बढ़ाने का काम किया, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को फायदा मिला है। सम्मानित मोदी सरकार ने MSP बढ़ाई। मोदी सरकार के बाद यहाँ पर जिस प्रकार के हाईवेज बने, उससे मोदी सरकार को लोग जानने लगे। नरेश मीणा असर डाल रहे कि नहीं डाल रहे हैं जी? नरेश मीणा वो घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, अपना असर डाल रहे हैं, डाल रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है जी, कल भी मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र कैंडिडेट मोरपाल सुमन है, और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में नंबर 1 पर, और भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय सचिन पायलट की कांग्रेस से, माननीय नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय गहलोत जी और डोटासरा की कांग्रेस से इस समय सम्मानीय प्रेम भाया जी चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार का कांग्रेस के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है कि 2 और 3 नंबर पर कौन है, इस बात की लड़ाई चल रही है।
यह विषय नहीं है। क्षेत्र में जनता तय कर चुकी है, मोरपाल सुमन और कमल के फूल को जिताना है, भजनलाल जी के हाथ मजबूत करने हैं, ठीक है। वसुंधरा जी के साथ रहना है, दुष्यंत सिंह को आगे ले जाना है। इसको लेकर ही जनता साथ है भारतीय जनता पार्टी के। जी। कांग्रेस को तय करना है कि उसका कौन सा कैंडिडेट नंबर 1 पर है, सचिन पायलट का या अशोक गहलोत डोडासरा का। ये उनको तय करना है 2 और 3 नंबर के लिए। वो 2-3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस जनता तो तय कर चुकी है एक नंबर कांग्रेस और पार्टी को। नरेश मीणा 2-3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वर्णिम जी बिल्कुल। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये गुमान है कि उनकी सरकार जो बिना काम करे अगर चुनाव जीत सकती है, तो इस गुमान का जो है अब हवा निकालने के लिए जनता की जनता ने कमर कस ली है। यही वो सरकार है जो प्रदेश में चल रही है, जिसने जिन लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा था उसको रोका, जो किसानों को कामधेनु बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा मिल रहा था उसको रोका, जो महिलाओं को हमने मोबाइल फोन दिए थे 40 लाख, उसको बाकी उस योजना को आगे बढ़ने नहीं दिया। यही वो सरकार है जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करी है। यही वो सरकार है जिसके शासन में 6-7 बच्चे छत गिरने से मर गए, लेकिन मुख्यमंत्री आज तक आंसू पहुंचने नहीं गए। अरे ये क्या बात करते हैं, ये वो सारी सरकार है जिसने समस्त जो योजनाएं हमारी रोकी, और यही वो सरकार है मोदी सरकार जिसने वादा किया था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का और बाद में मुकर गए। लेकिन गहलोत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पे काम चालू किया। हमारी ही सरकार थी जिसने परवन सिंचाई परियोजना को आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है, अरे आपको तो जवाब दे देंगे ना, बताइए ना इस बात को लेकर के। ये बोलिए। मेरे को पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। एक बार दोबारा मौका दे देना। कोई बात नहीं, ईआरसीपी को हाँ, ईआरसीपी को लेकर के बता दें प्रधानमंत्री ने क्यों धोखा दिया, क्यों यहाँ पे जनता की से वादा करके मुकर गए, क्यों राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया, बता दें। और बता दें ये आज चुनाव क्यों हो रहा है। हेमंत जी, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज इस क्षेत्र में चुनाव क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है। उपचुनाव केवल इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक था वो कन्विक्शन होने के कारण, एक आपराधिक मामले में सजा मिलने के कारण उसकी सदस्यता चली गई। यह पहला मौका है कि इस कारण से उपचुनाव राजस्थान में हो रहा है। क्या बात करते हो। अरे क्यों कामधेनु योजना बंद है, क्यों आपके जो लोगों को जो है हमने मुफ्त जो राशन दिया था आपने उस योजना को बंद किया, ये आपको बताना चाहिए था। देखिए ये मेरे को टोके नहीं, मैं इनके बीच में नहीं बोला, एक जवाब अभी और बोलूंगा तो ये बोल नहीं पाएंगे। देखिए मुझे बोलने दीजिए, अगर मैं इसको बोलना है तो ये बीच में ना टोकें, क्योंकि जितना चिल्ला रहे हैं ना वो पता रहे कि इनकी हताशा इनके प्रदेश अध्यक्ष को जाके कहना पड़ रहा है कि हम मंत्री बना देंगे, ऐसी हताशा में घूम रहे हैं। अरे आप चिंता मत करो, बड़े मार्जिन से प्रमोद जैन भैया चुनाव जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। और इस भारतीय जनता पार्टी को जो कुशासन है, जो जनता का जो कुशासन है उसको, और एक जवाब और ले लो, जो निर्दलीय जिसकी बात कर रहे हैं, एक जवाब और ले लो। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के, अरे तुम आपके तो बड़े नेता अभी तक पहुंचे नहीं, हमारा तो कोई ऐसा नेता नहीं है बड़ा नेता जो अभी अंत जाके नहीं आया हो, जो बार बार मैं सुन रहा था कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट क्यों नहीं गए हैं। नरेश मीणा पर क्या कहने वो तो इनकी पार्टी में आखिरी बार अगर पदाधिकारी रहे ना तो इन्हीं की पार्टी में रहे, इनको पता होगा। नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि इनको जानकारी नहीं है, होगी जानकारी, बता दें। हमारी पार्टी से तो इनकी पार्टी में जाके पदाधिकारी रहे ना, हमारी पार्टी में कब पदाधिकारी रह लिए भाई। नहीं आप तो ये इनको जवाब देना चाहिए, क्यों मुख्यमंत्री नहीं जाते। अरे भाई साहब, आखिरी बार किस पार्टी से जुड़े पता कर लो हेमंत जी, आपके यहाँ पे निकाल लो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहते हुए किरोड़ी मीणा के साथ किसने पार्टी छोड़ी थी, अखबार की सुर्खियां थी। ये तो इनको पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन छोड़िए, हमारा फोकस केवल प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस की जो योजना और उन योजनाओं को बंद करने वाली भाजपा को उजागर हमने उसके क्रियाकलापों को किया है। और अंता में जो अंता की जनता की सेवा की है, एकमात्र स्थानीय प्रतिनिधि जो वहां रह करके 25-30 साल से दुख दर्द में शामिल हुआ, वो है प्रमोद जैन भाया, और चुनाव जीत के आया। बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी अंता विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रतिनिधि प्रमोद जैन भाया जो 35-30 साल से उस क्षेत्र की जनता के ऐसे तो स्थानीय फिर मोरपाल सुमन भी स्थानीय है। ऐसे ही अगर आपके स्थानीयता का पैमाना है तो मोरपाल सुमन भी स्थानीय है, अंता के ही हैं, फिर उनको बाहरी क्यों सर पता कर लीजिए कहां से प्रधान है, पता तो कर लो कहां से प्रधान है। आप भी पता कर लीजिए ना कि प्रमोद जैन भाया कहां के हैं।
आपको तो पता ही है। और सुनिए, एक चीज हेमंत और जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो बात ये करते हैं, इनकी जिन सुनने वाली हाईवेज अच्छे की बात सुनने करते हैं, जिन जगह की बात करते हैं, मैं ये देखना बड़ा एक आश्चर्यजनक होगा कि क्या मुख्यमंत्री पड़ोस में स्कूल गिरने पर जो 7 बच्चे मरे आदिवासी गरीब परिवारों के, वहां आंसू पहुंचने नहीं ठीक है, गए, क्या वो यहाँ जवाब दे चुनाव रहे। प्रचार ठीक है, करने आएंगे? ठीक है, पारिक बस साहब, ये देखना है अब। ठीक है, पारिक साहब बोलिए, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अग्निवीर मंत्री बनाने चले हो वहां पर आप। हाँ, बिल्कुल। ये तो अग्निवीरों का अपमान करने का माननीय डोटासरा जी काम कर ही रखा है, कोई खास बात नहीं है। डोटासरा जी सब जगह अपमान करते हैं, राजस्थान जनता का, राजस्थान की युवाओं का, कभी पेपर लीक बातों के माध्यम से, कभी अपनी वाणी के माध्यम से। गमछा हिलाने से चुनाव नहीं जीते जाते, जनता की सेवा करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। डोटासरा जी अरे 2 जान लें। साल से अभी चुनाव एक मिनट सरकार सुन चल रही है ले, ना, ये ये बता दो सुन क्या ले, किया, सुन ले, एक योजना तो बता दो। आरोप लगाओ, अब सरकार में ये मत भूलो भाई। आपकी हो ही गई। अब लक्ष्मीकांत जी, काम आरोप चले, क्यों लगा रहे हो? सरकार ने क्या किया ये अब आप बताओ। सुन लो ना, काम चले, स्वर्णिम जी। तो डांस पे रहो। सुन ना लो। तो जी, अब सुनने का मामला है, सुनिए। लखपति दीदी बनाकर किसने काम शुरू किया? अरे भाई, हम ये सुन रहे भारतीय थे, जनता आपने पार्टी टोका ने- इसलिए एक मिनट हमको बोलो, बोलना पड़ा। बोल नहीं पाएंगे ना। अन्नपूर्णा रसोई जो इंदिरा गांधी नाम से बना दी थी, पानी वसुंधरा अच्छा, पारिक योजना साहब, थी, पारिक जिसको साहब। आपने अपनी माता के नाम पारिक पर दिया साहब। था, वो अन्नपूर्णा रसोई फिर जी, शुरू करने का पारिक किसने साहब, किया? जवाहरलाल पारिक जी ने साहब, किया। ये जी, 12 मांगरोल वाली सड़क पर गए कि नहीं गए आप? 30 किलोमीटर की कह रहे हैं, ये भी चर्चा में है बिल्कुल गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ। कि कांग्रेस ने काम इस चल रहा सड़क है। पर कुछ नहीं लगाया, बीजेपी ने भी काम कुछ नहीं काम किया। काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। मंगल उस पर वर्षा के अतिवृष्टि वर्षा के कारण सड़क थोड़ी खराब हो गई थी, ये बात नहीं कि स्थानीय जनता उसको लिए खुश है। स्थानीय जनता का काम हुआ है। कांग्रेस समय तो 2-2 फीट के खड्डे पड़ रहते थे ये 5 वर्षों पहले, क्योंकि तब तो सरकार थी नहीं, होटल में कैद थी सरकार, और निकम्मा और नकारा वो उप मुख्यमंत्री था आपका, तो काम हो नहीं सकता था। ये तो तय था ना। और मुख्यमंत्री को दिल्ली से खर्ची पहुंचाने फुर्सत नहीं थी। मुख्यमंत्री रोज सोचते थे आज खर्ची पहुंचाऊं तो कल बचूंगा, नहीं बचूंगा, खर्ची नहीं पहुंचाऊंगा तो नहीं बचूंगा, तो धारीवाल जी को इसी काम पे लगा रखा था, लाओ इसी काम पे लाओ ठीक है। और खर्ची दिल्ली पहुंचाओ। ये काम कौन करता था? अशोक गहलोत करते थे। अब आप माननीय डोटासरा जी सुन रहा था मैं, तो मैंने डोटासरा साहब ने आज यहाँ पर आकर जिस प्रकार भाषण दिया, मैं समझता हूँ जिस प्रकार की सारी मरीजों को तार तार करने एक का छोटा सा मैं जवाब दे देता हूँ। उसमें कोई अतिशोक्ति है ही नहीं। तो माननीय डोटासरा साहब ने यहाँ आकर के जिस प्रकार का मंत्री बना देंगे, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता वो ये भी पार्टी पूछ नहीं, रहे क्या हो थे कि सकता है भजनलाल किसान जी का क्यों नहीं बेटा, आए अब तक वहां पर? किसान, एक मिनट सुन रहे, वसुंधरा राजे जी नहीं आई। बेटा एक राजस्थान का मुख्यमंत्री, अरे सुन तो ले प्लीज हेमंत जी। किसान का बेटा राजस्थान मुख्यमंत्री बन सकता है, एक साधारण पहली बार जीता हुआ विधायक, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, आपके यहाँ नहीं हो सकता। आप तो गांधी जी परिवार की ठीक है, चाटुकारिता ठीक है, दो और मेहमान भी है सर। ठीक है, दो और मेहमान भी। स्वर्णिम जी, जल्दी 10 सेकंड। एक छोटी सी चीज हेमंत जी, बस बिल्कुल 10 सेकंड में मैं ये जानना चाहता हूँ, क्लेम तो कर रहे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, तो वो जो किसान है जिनकी जमीनें बह गई उनको फसल का मुआवजा कब मिलेगा? अरे जानता हूँ, छोटी सी चीज बता दो ना भाई। अरे अतिवृष्टि से पीड़ित किसान को मुआवजा क्यों नहीं नरेश दिया? मीणा पर आप दोनों बता ही बोलने दो। से क्यों बच रहे जो हैं? 200 से साहब, लोग मर गए उस पर ठीक क्यों है। नहीं बोला? ठीक है, नरेश मीणा पर ये एक चीज मैंने अरे देखी कई है, निर्दलीय खड़े हैं। एक मिनट दोनों डाउन, एक मिनट दोनों डाउन। जमीनी साहब, नरेश मीणा पर बोलने से बीजेपी कांग्रेस दोनों ही क्यों बच रहे हैं? क्या इस बार वहां पर अवैध खनन, 12 मांगरोल की सड़क, मिनी सचिवालय, उप जिला अस्पताल चुनावी मुद्दा है कांग्रेस और ये बीजेपी इम्पैक्ट की डालेगा? बी टीम जमीनी बताए। साहब, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो जमीनी साहब बीच में अटक जा रहा है पूरा का पूरा। है जी, मैं क्या करूं? और नरेश मीणा ने जो वहां की अशोक चांदना का जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है कि अशोक चांदना क्यों एक, चलिए मैं वापस आ जाऊंगा, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है सर, अटक रहा है। एक डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, ये मुद्दों को लेकर के क्या स्थानीय मुद्दे जो है वो इम्पैक्ट डालेंगे? और मेरा सवाल वही कि नरेश मीणा पर दोनों ही दल बोलने से कतरा रहे हैं, कहीं इसकी वजह क्या है? देखिए हेमंत जी, स्थानीय मुद्दे तो हर चुनाव में रहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा मुद्दों के आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती इस सरकार से। ये कितना ही बात करें, लेकिन पब्लिक ये कहती है ऐसे फिर वसुंधरा जी मुद्दों के सरकार- आधार पर तो कांग्रेस भी नहीं जीत सकती। अवैध खनन का मुद्दा है, चाहे उप जिला अस्पताल का मुद्दा है, तो कांग्रेस भी सत्ता में रही। मेरी बात तो सुन लो आप, मेरी बात तो जी। सुन लो। एक मिनट हेमंत जी, अरे यार, आप दूसरे को लक्ष्मीकांत जी सारी मिनट सारे आप लोगों की डिबेट ही खत्म हो जाएगी। मेरे को बोलने तो फिर आप बोलो। वरुण जी सुन तो ले प्लीज। वरुण जी आप बहुत मेहरबान। हाँ वरुण जी, एक सेकंड बोलूंगा आपके लिए।
और जो विद्वान आदमी है, आपसे एक गुजारिश है मेरी, आप जिस पद पर बैठे उसका न्याय करना, अपनी विचारधारा को अपने आप पर हावी मत होने देना। मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगा। हाँ ठीक है बाकी ठीक है कुछ वरुण जी, आखिरी टिप्पणी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता जो बात करती है ना, वसुंधरा जी का प्रशासन और राज भी बहुत बढ़िया बताती है। मैंने पहले भी आपको डिबेट्स में कहा, और अशोक गहलोत के प्रशासन और राज को भी बहुत बढ़िया बताती है, दोनों के राज को बढ़िया बताती है। पर ये राज को इस समय कोई राज मान नहीं रहा है, इसलिए मुद्दे, स्थानीय मुद्दे जरूर होते हैं, लेकिन इस चुनाव में जो है ना, सारा दारोमदार वसुंधरा जी की राजनीति पर है। जी, वसुंधरा जी वो राजनीति वापस में अगर वो रिपीट हो जाएगा, लेकिन आप ये बात बता चुके हैं। लेकिन वरुण जी, मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों राज बढ़िया थे तो अवैध खनन क्यों मुद्दा है, फिर 12 मांग रोड की सड़क क्यों मुद्दा है, फिर मिनी सचिवालय क्यों मुद्दा है, फिर चिकित्सा व्यवस्था क्यों मुद्दा है, फिर गणेशपुरा के लोग जो है बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ये सरकार गणेशपुरा बहिष्कार बंद हो गया। सरकार चली नहीं गणेशपुरा रही, के लोग लोगों ने सरकार मान ही नहीं भारतीय रही जनता पार्टी के इसको। मोर्चा आप जो को प्रश्न समर्थन पूछ रहे हो, समर्थन लक्ष्मीकांत दिया जी है। बोलने दो यार, आप बोलने दो दूसरे को, अरे भैया इंटरफेयर समर्थन मत दीजिए, करो गणेशपुरा के लोगों ने अच्छी बात थोड़ी है किसी को इंटरफेयर करने मैं वाले। अपील कर रहा हूँ। ठीक ये ठीक क्या है है सर, भाई, वरुण जी 10 सेकंड है सर, समय नहीं। जी, मैं कह रहा हूँ पब्लिक जो है ना, वो परसेप्शन से चलती है। आज की सरकार में मैं फिर कह रहा हूँ, आपको सरकार मान ही रही, आप जो कह रहे हो मुद्दे जब भी आ गए, सरकार चल रही होती 2 साल से, तो ये मुद्दों कुछ तो सॉल्यूशन होता, सॉल्यूशन नहीं हो रहा। आप कह रहे सरकार नहीं चल रही। बहुत शुक्रिया।